बाजार बोलता है। इसमें हम देख लेते हैं एक बार एफआईएस का डेटा और उसके बाद बढ़ते हैं अपनी कुछ खबरों की तरफ। तो पहले एफआईएस का डेटा देखते हैं। तो एफआईएस ने एक बार फिर बिकवाली करके थोड़ा सा चौंका दिया। 3795 करोड़ रुपए की सेलिंग करके गए वो फ्राइडे के सेशन में। डीआईज ने 4149 करोड़ रुपए की बाइंग की है। तो क्वांटम तो ठीक है डीआईज का, लेकिन एफआईएस का क्वांटम थोड़ा सा खराब है। एक बार देख लेते हैं और कौन से मार्केट हैं जो आज के सत्र में ठीक ठाक चल रहे हैं या खराब चल रहे हैं। तो उनमें देखें तो निकाई खराब चल रहा है, करीब 2% नीचे है। कोस्पी ठीक है, हैंगसेंग शंघाई ठीक है। यूएस मार्केट फ्राइडे को करीब 0.6% बढ़कर बंद हुआ। एक बार देख लेते हैं आज बढ़ने वाले और गिरने वाले शेयर्स कौन से हैं। तो बढ़ने वाले शेयर्स में जो टॉप पर हैं उसमें है टीएमबी करीब 8.5%, जेएम फाइनेंशियल 7%, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन 5.5%, सीएम प्रो करीब 5%, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज करीब 5%। तो कुछ एक ये काउंटर जो कि अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि खराब प्रदर्शन कर रहे हैं इस बड़े हुए मार्केट में। तो खराब प्रदर्शन करने वालों में वेल्सपन लिविंग जो फ्राइडे का गेनर था आज वो लूजर है। वर्लपूल जो फ्राइडे को टिकने की कोशिश कर रहा था लूजर है। एवीडीएल 3.5% गिरा हुआ है। न्यूलैंड लैब करीब 2.5% और कामा होल्डिंग करीब 2.5%। तो ये कुछ एक शेयर्स जो कि खास तौर से थोड़ा सा प्रेशर में हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पहली खबर देखिए, जो फ्राइडे के सेशन में जब आया जीडीपी का डेटा वो सबसे इम्पॉर्टेंट था और उसकी वजह से ही आज हम देख भी रहे हैं कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक इनहेरेंट स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथ दिख रही है। और वो स्ट्रेंथ दिखने के पीछे एक बार जीडीपी का डेटा पढ़ लेते हैं, उसके बाद सर से बात करते हैं। Q2 जीडीपी पिछली 6 तिमाही के शिखर पर आई है। पूरे साल की जीडीपी ग्रोथ अनुमान बढ़ने के अनुमान आ रहे हैं, बातें हो रही हैं। मौजूदा अनुमान 6.5% था, अब नया संभावित अनुमान 7% का हो गया है। हमने देखा भी कि बहुत सारे जो जीडीपी आधारित शेयर थे, फॉर एग्जांपल रैलिस इंडिया, एलएनटी, इन सभी में तेजी थी। लेकिन एक बार ब्रेकअप भी देख लेते हैं किस तरह का ब्रेकअप है इस पूरे जीडीपी डेटा में। क्योंकि देखिए जो 8.2% की ग्रोथ आई है वो करीब 6 तिमाही के बाद आई है। लास्ट टाइम जो 8% के पार जो जीडीपी ग्रोथ आई थी वो 8.6% की थी Q3 FY24 में। और अगर हम देखेंगे, आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर है, 8.6% लास्ट टाइम Q3 FY24 में थी। अदरवाइज 8% से नीचे की ही ग्रोथ Q1 FY26, Q4 FY25 सभी में 8% से नीचे की ही ग्रोथ थी। तो एक बार दोबारा से हम 8% की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में आ चुके हैं। इस पूरी जीडीपी ग्रोथ में कौन से सेक्टर्स हैं, सेगमेंट हैं जहां पर की ग्रोथ का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा और किसका थोड़ा सा सुस्त रहा। तो अगर आप देखोगे तो एग्री सेक्टर का जो ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन रहा वो 3.5% का रहा। 3.7% Q1 में थी। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 9.1, तो ज़बरदस्त ग्रोथ आई थी मैन्युफैक्चरिंग में, जिसका इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिला है। 9.2% की ग्रोथ सर्विस में। तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों ने इस बार जीडीपी ग्रोथ को ऊपर लेकर आए हैं। प्राइवेट कंजम्पशन भी 8% बढ़ा, हालांकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर -2.7%। एक्सपोर्ट्स, रियल एक्सपोर्ट्स करीब 5.5% बढ़े हैं और रियल इंपोर्ट्स करीब 13% बढ़े हैं। अविनाश सर, इन जीडीपी ग्रोथ डेटा में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, सबसे खराब क्या लगा, और अच्छा जो लगा उसके आधार पे कौन सा शेयर चुनेंगे? नहीं, देखिए जीडीपी के आंकड़े में मैन्युफैक्चरिंग का जो ग्रोथ है वो काफी अच्छा है। और मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करें तो हमको ऑटो सेक्टर, ऑटो कंपोनेंट सेक्टर, कैपिटल गुड सेक्टर, ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर स्टॉक्स की बात करें तो अशोक लेलैंड है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, टू व्हीलर्स में हीरो मोटर कॉप है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये ग्रोथ इनके Q3 के नंबर्स में आपको रिफ्लेक्ट होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मार्केट को प्रूफ चाहिए कि ये जीडीपी का आंकड़ा सही में इतना बड़ा है, तो मैं समझूंगा कि ये दो तीन शेयर्स जो मैंने अभी कहे इसके Q3 के नंबर्स आएंगे तो बहुत बढ़िया आएंगे। ऑलरेडी ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा हाईलाइट था कि इस बार मैन्युफैक्चरिंग ने सबको सरप्राइज किया है। मुझे लगता है कि एग्री ग्रोथ अभी भी कम है, मेरे ख्याल से 3% का ही ग्रोथ हमने देखा है। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से अभी भी रूरल डिमांड या रूरल प्रोडक्शन इतना भागा नहीं है जितनी उम्मीद थी। तो शायद और एक क्वार्टर के नंबर्स के बाद हमको थोड़ा सा अंदाजा आएगा। बट डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग सबसे बड़ा पॉजिटिव हाईलाइट है। तो मैन्युफैक्चरिंग इस पूरे जीडीपी ग्रोथ का सबसे बड़ा हाईलाइट, जहां पर की शानदार ग्रोथ देखने के लिए मिली है 9.1% की। और सर ने बता भी दिया कि अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे शेयर्स पर आपको नजरें लगानी चाहिए। सर, क्या टारगेट्स लेकर चले इन दोनों ही शेयरों में?
देखिए अशोक लेलैंड में हमको लगता है कि 175 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है, अगर आपका नजरिया कम से कम 12-15 महीना है। एमएनएम की बात करें तो हमको लगता है कि 3950 4000 आपको एक साल 1.5 साल में मिल सकता है। का स्टॉक काफी अट्रैक्टिव है, मुझे लगता है कि तीसरे तिमाही के नंबर्स बहुत ही दमदार आएंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हीरो मोटर कॉर्प में थोड़ा सा प्राइस एक्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पे होल्ड करें, फ्रेश बाइंग थोड़ा सा निचले लेवल पे खरीदें। ठीक है, तो फ्रेश बाइंग निचले लेवल्स पर करेंगे, लेकिन सर ने बता दिया कि ये 3 शेयर हैं जो कि आपको नज़र पर रखने चाहिए जीडीपी ग्रोथ डेटा के बाद। सर, कच्चे तेल की कीमतों में भी थोड़ी से उछाल आता हुआ दिखा है, क्योंकि ओपेक ने अपने प्रोडक्शन में जो एडिशनल जो वो बढ़ोतरी कर रहे थे वो रोक दी है, अभी अतिरिक्त सप्लाई नहीं बढ़ाई जाएगी। वहीं वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में भी जियोपॉलिटिकल टेंशन गहरा रही है, जहां पर कि कुछ युद्ध जैसी स्थितियां बन रही हैं। वेनेजुएला ऑयल का सबसे बड़ा रिजर्व रखने वाला कंट्री है, हालांकि सप्लाई उनकी बहुत ज़्यादा है नहीं इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि उस पर दुनिया तरह भर के सैंक्शन लगे हुए हैं। अविनाश सर, अगर ये दोनों खबरों को देखें तो इनका क्या वेटेज होगा क्रूड ऑयल पर, और कौन सी कंपनी पर सबसे ज़्यादा फोकस करें? नहीं देखिए, क्रूड ऑयल के प्राइसेस में ऑलरेडी ट्रेंड सॉफ्ट चल रहा है। अगर और सॉफ्ट होते हैं तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं जैसे आईओसी हो गया, एचपीसीएल, बीपीसीएल, यहाँ पे फोकस करिए, क्योंकि देखिए इनका बिजनेस सीधा क्रूड ऑयल के प्राइसेस के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस और नीचे आते हैं तो इनके जीआरएम्स और अच्छे बढ़ेंगे, और ऑटो और एविएशन में जिस प्रकार का थ्रूपुट ग्रोथ हमको दिख रहा है उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट तो इनको मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आईओसी सबसे बेहतरीन लग रहा है, उसके बाद एचपीसीएल, बीपीसीएल है। अपस्ट्रीम कंपनीज पे अभी फिलहाल हमारा व्यू इतना पॉजिटिव नहीं है, जैसे कि ओएनजीसी हो गया, सलान एक्सप्लोरेशन हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे फोकस करना है, जहां पे मुझे लगता है कि होपफुली तीसरी तिमाही भी काफी अच्छी होगी। ठीक है सर। अ, देखिए, बहुत सारे बड़े इवेंट हैं इस महीने में, और आज से ही कुछ शुरू भी हो रहे हैं, और अगले जो 4-5 दिन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आज ऑटो सेक्टर के डेटा आने शुरू हो चुके हैं। ऑटो सेल्स के डेटा नवंबर महीने के लिए, पीएमआई डेटा, साथ ही आरबीआई पॉलिसी जो कि 5 दिसंबर को आ रही है, पुतिन का इंडिया विजिट जो कि 4 और 5 दिसंबर का रहना है। 10 दिसंबर को फेड की मीटिंग के अनाउंसमेंट्स आ जाएंगे। 19 दिसंबर को पॉलिसी मीट इन जापान, तो बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी पर दुनिया भर की नजर रहेंगी। अविनाश सर, इस समय इस पूरे वीक में अगर हम देखें तो 3-4 बड़ी चीज़ें हैं। ऑटो सेल्स का डेटा आज आ ही रहा है, पीएमआई डेटा आ ही रहा है, आरबीआई पॉलिसी और पुतिन जी का विजिट, ये 2 इवेंट और हैं जो कि अब 4-5 तारीख में आ जाएंगे। आपको क्या लगता है सर, ओवरऑल इन चारों इवेंट को कंसोलिडेट करके ये मार्केट किस दिशा में बढ़ने वाला है या घटने वाला है, कहाँ जाने वाला है इस पूरे वीक में सर? देखिए मार्केट तो तभी बढ़ेगा जब लिक्विडिटी मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में आएगी। अभी आपको पता होगा कि मेरे ख्याल से 3 या 4 तारीख को मीशो का आईपीओ ओपन हो रहा है। उसके बाद और एक बड़ा मेन बोर्ड आईपीओ एक्यूएस जो एरोस्पेस को सप्लाई करता है वो आने वाला है। तो जब तक ये प्राइमरी मार्केट का पेपर का सप्लाई कम नहीं होता तब तक मार्केट्स कहीं पे भी जल्दी भागेगा नहीं। हाँ, 26,000 का लेवल तो मेंटेन करेगा, जो एक अच्छी बात है, लेकिन ऊपर के लेवल में जब तक ये प्राइमरी मार्केट का सप्लाई कम नहीं होता तब तक ये कहना मुश्किल है कि मार्केट इस हफ्ते कितना भागेगा। और आप भी एग्री करोगे विवेक की प्राइमरी मार्केट का पेपर इतना भारी है कि मेरे ख्याल से सेकेंडरी मार्केट के ऊपर प्रेशर आ रहा है, प्लस एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि देखिए आपको इंडेक्स से ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाना है। जैसे मैंने आपको अभी 2-3 स्टॉक्स बताए ऑटो सेक्टर के, वहां पे फोकस करिए, और ओवरऑल डिफेंस सेक्टर पे फोकस करिए, क्योंकि होपफुली पुतिन साहब की विजिट आएगी तो बड़े अनाउंसमेंट डिफेंस के लिए अनाउंस किए जाएंगे। तो वहां पे मेरे ख्याल से आपको फोकस करना है। ओवरऑल इंडेक्स का मूवमेंट तब तक थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा जब तक ये प्राइमरी मार्केट का सप्लाई प्रेशर कम नहीं होता। देखिए, इंडिया का जो एचएसबीसी की तरफ से जो पीएमआई डेटा आता है वो 56.6 आया है, डाउन फ्रॉम 59.2 नवंबर महीने के लिए, और ये थोड़ा सॉफ्ट आया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़, और सर ने बताया
कि ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ और जो कि आरबीआई पॉलिसी और कुछ एक जो आईपीओस वगैरह की सर ने बात बताई, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन सर जापान भी थोड़ा दिक्कत में आता जा रहा है, क्योंकि जापान में हमने देखा कि बैंक ऑफ जापान पॉलिसी रेट्स बढ़ाने की बातें कर रहा है और वहाँ पर जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो 17 साल के हाई पर आ चुकी हैं। जो 2 साल वाला जो बॉन्ड होता है उसकी यील्ड 17 साल के हाई पर आ चुकी हैं। उनकी करेंसी अब दोबारा से मजबूती की तरफ जा रही है। हालांकि अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर में जब ये बातें थी कि शायद इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे तो वहाँ की करेंसी 5% डेप्रीशिएट कर गई थी। लेकिन अब चूंकि दोबारा से अप्रिशिएट करने की बातें हो रही हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से, तो वहाँ पर एक्सपोर्ट गिरने का डर है और येन कैरी ट्रेड का भी डर मार्केट को अब सताने लगा है। सर कितना सीरियस लेना है जापान को, लेना है या नहीं लेना है? नहीं लेना है, लेकिन मेरे ख्याल से जो भी बातें हो रही है कि वहां पे येन अप्रिशिएट हो रहा है, एक्सपोर्ट्स हिट होंगे या येन ट्रेड को भी थोड़ा सा खतरा है। देखिए ये सारी बातें मुझे लगता है कि इमीडिएटली आपको नंबर्स में दिखेगी नहीं। मेरे ख्याल से आपको कम से कम मार्च तक वेट करना पड़ेगा और उसके बाद अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो फिर दिक्कत होगी सारी इंडियन कंपनीज को जिनके पास येन वाला डेट है, क्योंकि येन वाला डेट जो भी है उसका खर्चा ज्यादा होगा। और येन ट्रेड की बात करें तो मुझे लगता है कि काफी पैसा जो येन ट्रेड में लोगों ने लिया है, जो इंडियन मार्केट्स में है या ग्लोबली जिन्होंने लिया है, उनके लिए भी दिक्कत रहेगी, क्योंकि अगर कॉस्ट बढ़ता है तो उनका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफी ज्यादा होना चाहिए। अदरवाइज येन ट्रेड काफी सस्ता माना जाता था, अगर ये रेट बढ़ते हैं तो इनके लिए दिक्कत होगी। तो ये सारी चीजें मुझे नहीं लगता है कि इमीडिएटली दिसंबर में रिफ्लेक्ट होगी, बट अगर आपका नजरिया कम से कम 2-3 महीना है, जब ट्रेंड फर्मली एस्टेब्लिश होगा, तभी चिंता की बात होगी। ठीक है सर। सर मेटल में बड़ी चमक बरकरार है। गोल्ड सिल्वर लगातार भागते जा रहे हैं। गोल्ड 129 रुपये पर 10 ग्राम के पार पहुंच चुका। सिल्वर 1,75,000 रुपये पर केजी के पार पहुंच चुकी है। इस साल 50% की तेज़ी आ चुकी है इन प्रीशियस मेटल्स में। अब लेकिन मैक्यूरी कह रहा है कि अब तेज़ी आ चुकी है, जितनी आनी थी इस साल अब गिरेंगे ये। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं सर, अगर आप मेटल प्राइजेस को देखते हैं? फिर उनके बाद शेयर्स पर बात करूँगा। नहीं देखिए, मेरे ख्याल से जो सिलेक्टिव मेटल्स है जैसे कि कॉपर हो गया, उसके बाद फेरस स्टील हो गया, मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉजिटिव व्यू हम ले सकते हैं। एल्यूमिनियम की भी कीमतें बढ़ी है, तो ऐसा नहीं कि सब कुछ गिरेगा। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा सिलेक्टिव होना है हमारी राय में। तो अगर आप कहें तो देखिए, कॉपर और जिंक दो ऐसे मेटल्स है जहाँ पे स्टेडली आपको एक अप ट्रेंड दिख सकता है। मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम में दिख सकता है। तो ये देखते हुए मुझे लगता है कि अगर आपका नजरिया मीडियम टर्म है तो हिंदुस्तान कॉपर है, उसके बाद हिंदुस्तान जिंक है, उसके बाद फेरस मेटल में टाटा स्टील है, हिंडाल्को है एल्यूमिनियम में। हालांकि एल्यूमिनियम का तीसरे तिमाही का नंबर खराब होने की उम्मीद है, क्योंकि वहां पे फायर लगी थी, आग लगी थी, तो उसका थोड़ा सा नुकसान कंपनी को भुगतना पड़ेगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ओवरऑल मेटल स्पेस में स्ट्रेंथ है। ऐसा नहीं कि सब कुछ गिरेगा, बट ये 2-3 जो काउंटर्स हमने बताए और जहां पे कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक बात करी, वहां पे डेफिनेटली आपको एक थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू लेके यहाँ पे निवेशित रहना है। मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी सेल ऑफ आएगी, एटलीस्ट फॉर द नियर टर्म। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। सर आपने कॉपर की बात की। कॉपर भी रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच चुकी है इंटरनेशनल मार्केट में और इस साल में ही अभी अगस्त से लेके अभी तक ही 13% का उछाल आ चुका है। सर हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, इन शेयर्स में भी अच्छी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही है। लगातार वेदांता ने भी नए 52 वीक हाईज बनाए हैं। कैसे देख रहे हैं सर हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता जैसे शेयर्स को? नहीं, दोनों काउंटर्स पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। जैसे हमने कहा कि देखिए, कॉपर डेफिनेटली डिमांड में है, प्राइसेस भी इंप्रूव हो चुके हैं और कॉपर की सप्लाई ग्लोबली इंटरनेशनल मार्केट में काफी कम है। इंडिया में तो कॉपर काफी बड़ी मात्रा में इंपोर्ट होता है, तो हिंदुस्तान कॉपर जो सबसे बड़ा कॉपर प्लेयर है, डेफिनेटली फायदा होगा। रही बात वेदांता की, तो वेदांता को भी बेनिफिट होना चाहिए। हालांकि देखिए, अभी ये शेयर 5 टुकड़ों में बंटने वाला है, अभी भी इनकी रिस्ट्रक्चरिंग हुई नहीं है। बट वैल्यूएशंस के हिसाब से वेदांता और हिंदुस्तान कॉपर में अगर किसी को छोटी पोजीशन बनानी है तो वो छोटा पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि तीसरी तिमाही भी इनके लिए काफी अच्छी रही। ठीक है। सब प्रेशियस मेटल में बात हो रही थी, जो हम सोना चांदी की बात कर रहे थे, तो उसमें ये जो मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनियां हैं, मन्नापुरम है, जो गोल्ड फाइनेंसिंग से जुड़ी हुई है, इनकी एलटीवी रेशो में बड़ा फ़ायदा इनको मिल जाता है, क्योंकि
जो इनके पास गिरवी रखा हुआ है सोना चांदी, उसकी वैल्यू खुद पे खुद बढ़ गई है। अब उसके अगेंस्ट में ये लोन अगर देते हैं तो वो ज़्यादा वैल्यू का दे सकते हैं, ज़्यादा वैल्यू का लोन देंगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट कमाएंगे। तो सीधी सी बात है, इनका बिजनेस तो बैठे बैठे ही जो एसेट जो इनके पास गिरवी रखी हुई है उसी से ही इनका बिजनेस बढ़ रहा है। इनको नए क्लाइंट्स तो बनेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी बनेंगे तो एग्जिस्टिंग क्लाइंट से ही ये और ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी शायद लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखी जा रही है। सर, इन दोनों कंपनीज को कैसे देख रहे हैं आप? दोनों कंपनीज में आउटलुक तो पॉजिटिव ही है। देखिए, इस बार बारिश भी अच्छी है, रूरल डिमांड भी अच्छा है। अगर हम इस कस्टमर बेस की बात करें तो मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस, ये दोनों कंपनीज का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो एसेट ये लेते हैं सोना और उसके अगेंस्ट जो पैसा देते हैं वो नॉर्मली कभी डेप्रिशिएट होता नहीं है, और इनके पास बैड डेट्स नाम की चीज ही नहीं होती। दूसरा, इनके जो लोन्स होते हैं विवेक, वो ज्यादातर 1 साल के होते हैं, तो रोटेशन बहुत फास्ट होता है। तो मुझे लगता है कि सेकंड हाफ नॉर्मली मुथूट फाइनेंस मनप्पुरम के लिए काफी बेहतरीन होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें थोड़ा निवेश जरूर बन सकता है। बिल्कुल ठीक है सर। अगली खबर सर, जो ये गोल्ड और सिल्वर में जो इस समय तेजी है, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक एकमात्र कंपनी है जो कि सिल्वर माइनिंग में है। गोल्ड माइनिंग में सर एक कंपनी है डेक्कन गोल्ड माइन, हालांकि उसका कोई बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं है। आप इन दोनों कंपनीज में से किसी पर बैट लगाएंगे सर? नहीं, मैं कहूंगा कि दोनों कंपनीज में पोजीशंस मेरे ख्याल से थोड़ा सा है तो होल्ड करिए। देखिए, डेक्कन गोल्ड में काफी समय से ये स्टोरी चल रही है कि सोना आया, कि माइंस ये कर रहे हैं, पैसा आएगा। देखिए, अभी भी नंबर्स में इनका कोई बड़ा इम्पैक्ट आया नहीं है। तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा इंतजार करें, एक आध क्वार्टर और मैं इंतजार करना चाहूंगा। हालांकि अभी इनकी राइट्स इश्यू चालू है, ये राइट्स इश्यू से पैसा रेज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज है वो ज्यादा सेफ लगती है। तो यहाँ पे पोजीशंस होल्ड करें, फ्रेश बाइंग की गुंजाइश नहीं है। ठीक है सर। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं सर। HUL, यहाँ पर अब क्वालिटी के साथ जो डिमर्जर हो रहा है इस कंपनी का, ये 5 तारीख से इफेक्टिव हो जाएगा। डिमर्जर रेशियो 1:1 का है, यानी कि जिसके पास हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक शेयर है उसको क्वालिटी आइसक्रीम का भी एक शेयर मिल जाएगा। हालांकि ये माना जा रहा है कि आइसक्रीम वाला जो इनका वेंचर है उसमें मार्जिन्स नहीं है, तो डिमर्जर के बाद जो शेयर मिलेगा उसका उस पर भी राय लेंगे। आज एक रिपोर्ट भी आई है इन्वेस्टेक की, जिसमें कि उन्होंने होल्ड रेटिंग दी है, टारगेट 2610 रुपये का दिया है। हालांकि हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर आप चार्ट उठाकर देखेंगे तो पिछले 3-4 सत्रों में काउंटर ने अच्छी स्ट्रेंथ पकड़ी है, और ये काउंटर करीब करीब 2412 रुपये से अब ऑलमोस्ट 2500 रुपये की रेंज को अप्रोच कर रहा है। सर, कैसे देख रहे हैं? इम्पैक्ट जो आना था आ चुका है हिंदुस्तान यूनिलीवर में, या अभी और आना बाकी है? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान लीवर को सबसे बड़ा ट्रिगर जो है वो बेसिकली उनके वॉल्यूम ग्रोथ से आएगा। तीसरे तिमाही में अगर ये 8-9% का वॉल्यूम ग्रोथ दिखाते हैं और प्रॉफिट बढ़ता है, तो मेरे ख्याल से मार्केट्स को इस रिजल्ट से बहुत खुशी होगी, सेंटिमेंटल बूस्टर होगा। फिर उसके बाद 2500, 2550 के टारगेट प्राइसेस कंफर्टेबली पॉसिबल है। लेकिन पिछले 2-3 क्वार्टर से या पिछले 1 साल 1.5 साल से हमने देखा है कि लीवर ने कोई बड़ी अर्निंग्स ग्रोथ दिखाई नहीं है। तो मैं कहूंगा कि ये जो जीएसटी के कट्स हो गए हैं, बारिश अच्छी हो गई है, रूरल डिमांड बढ़ा है, तो ये सारा कुछ इनके अक्टूबर टू दिसंबर के क्वार्टर में झलकना चाहिए। तो ही स्टॉक में एक अच्छी रेटिंग होगी। मेरे ख्याल से जिनको खरीदना है वो आप खरीद सकते हो, लेकिन नजरिया आपका मेरे ख्याल से Q3 के नंबर्स, यानी सॉरी Q4 के नंबर्स जो उनके दिसंबर क्वार्टर के हैं, वो देखने के बाद ही स्टॉक में एक अच्छी रेटिंग आपको देखने को मिलेगी। तब तक मेरे ख्याल से ये होल्ड ही रहेगा हमारी तरफ से। ठीक है, तो ये होल्ड ही रहेगा। सर, एक शेयर अदानी पोर्ट्स आज नए हाइज बनाता हुआ दिख रहा है। सर, अक्सर पोर्ट कंपनीज के लिए ये कहा जाता है कि जितनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्टिविटीज़ बढ़ेगी उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारे यहाँ 2 ही कंपनियाँ मेन हैं, अदानी पोर्ट्स और JSW इंफ्रा। इन दोनों पर आपकी राय सर? नहीं, दोनों कंपनीज में देखिए नजरिया आपका कम से कम 1.5-2 साल होना चाहिए। देखिए, पोर्ट का धंधा लॉन्ग टर्म होता है और इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखना शायद ठीक नहीं रहेगा। JSW इंफ्रा भी बहुत प्रॉमिसिंग बेट है, लेकिन आपका नजरिया आप कम से कम 2 साल होना चाहिए। रही बात अडानी पोर्ट्स की, तो देखिए इन्होंने तो बहुत सारे पोर्ट्स अपने कंट्रोल में लाए हैं, और जिस प्रकार से इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, पोर्ट की जरूरत तो आपको रोज लगती है। तो कहीं ना कहीं ये एक मोनोपोली बिजनेस बन चुका है, और इसमें कोई डाउट नहीं कि अगले 5 साल में अगर इंडिया का जीडीपी ग्रोथ बढ़ता है तो पोर्ट्स के ऊपर आपको जरूर बेट करना है, क्योंकि ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है।
तो मैं कहूंगा कि 1.5-2 साल का नजरिया किसी इन्वेस्टर के पास में है तो डेफिनेटली दोनों शेयर्स में आप निवेश कर सकते हो, बट नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखें। सर लेंस कार्ड पर आपका व्यू, डबल डिजिट ग्रोथ आई है इनके नेट प्रॉफिट में, रेवेन्यू में Q2 के अंदर, और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ग्रोथ दोनों दिख रही है। कैसे देख रहे हैं सर लेंस कार्ड का शेयर? देखिए नंबर्स तो विवेक काफी स्ट्रांग आ गए हैं, उसमें कोई डाउट नहीं कि इबिटा भी अच्छी तरह से बढ़ा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ा है। मेरा मानना है कि देखिए नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं लेकिन अभी भी वैल्यूएशन जो है वो फेयर टू एक्सपेंसिव है। देखिए मार्केट्स ऑब्वियसली देखना चाहेंगे कि ये जो क्वार्टरली ग्रोथ है ये अगले 6 महीने में कैसे पैन आउट होता है, इनके मार्जिन कैसे इंप्रूव होता है, प्लस मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है, क्योंकि अभी तो ये परफॉर्मेंस इनकी लिस्टिंग के बाद आ गया, तो एनालिस्ट मीट कॉन्फ्रेंस कॉल जो भी है वो होगा। मैनेजमेंट की क्या आउटलुक और क्या ग्रोथ प्लान्स है वो मेरे ख्याल से मार्केट देखना चाहेगा। उसीलिए शायद आपने देखा कि कोई ज्यादा फर्क शेयर के प्राइस में हुआ नहीं। तो जिनके पास है वो होल्ड करे, मेरे ख्याल से फ्रेश बाइंग की अभी गुंजाइश नहीं है। सर प्रॉफिट तो कमा रही है 100 करोड़, लेकिन ईपीएस देखो आप, 1 रुपये की ईपीएस, 1.25 रुपये की ईपीएस, और अगर इस फाइनेंशियल ईयर में ईपीएस देखें तो अभी 2 रुपये की बनी है। फुल ईयर की ईपीएस अगर उसको एनुलाइज भी कर ले तो 4 रुपये की बन जाएगी। 4 रुपये की ईपीएस और शेयर 422, यानी कि मतलब लगभग लगभग 100 के मल्टीपल से ज़्यादा। अब सर ये 100 का मल्टीपल जस्टिफाइड है, वो भी उन व्यक्ति के लिए, उन व्यक्ति के शेयर के लिए जो शार्क टैंक में जाकर दूसरों की वैल्यूएशन लगाया करते थे? नहीं, उसीलिए तो मैं कह रहा था विवेक की क्या है ना, देखो मार्केट में बहुत सारे अच्छे विकल्प मिल रहे हैं और जब आपको अच्छे विकल्प अच्छे रीजनेबल वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं तभी आपको ऐसी कंपनीज में प्योरली नैरेटिव पे जाने की जरूरत नहीं है। देखिए ऐसी कंपनीज में प्रमोटर का जो पोस्ट लिस्टिंग इक्विटी स्टेक है वो मुश्किल से 19% है। तो ये भी एक डेफिनेटली बड़ा नेगेटिव है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो प्रमोटर के पास सबसे कम इक्विटी स्टेक होता है उसका कितना कमिटमेंट आएगा, कितनी पैशन होगी, ये कहना मुश्किल है। तो मैं यही कहूंगा कि देखिए आपके पास चॉइसेस है, आप बैंकों को देखिए, सरकारी बैंक देखिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक देखिए, ऑटो कंपोनेंट ऑटोमोबाइल सेक्टर देखिए, तो बहुत सारे अच्छे विकल्प मिले। जब तक मार्केट को कंफर्ट नहीं मिलेगा कि हर क्वार्टर में कम से कम 30-40% की अर्निंग जरूरत आएगी, तब तक मेरे ख्याल से ये जो 100 का मल्टीपल है ये बहुत डिफिकल्ट है सस्टेन करने के लिए। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो मैं वही कहूंगा कि आप 30-40-50% की अर्निंग जरूरत दिखाइए, मार्केट आपको बड़ा मल्टीपल जरूर देगा, बट वो आने के लिए थोड़ा सा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी हमको आगे देखना पड़ेगा। ग्रो सर, ये कितना ग्रो करेगा? क्योंकि इसमें भी कुछ एक खबरें आ रही हैं कि कंपनी ने एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया 104 करोड़ रुपए का। फिनविजा टेक्नोलॉजी इन्हीं की आर्म है, उसमें वी आर राइट इशू। सर ये खबर तो ठीक है, 104 करोड़ रुपए का इस कंपनी के लिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैसे ओवरऑल देख रहे हैं सर ग्रो के शेयर को? देखिए ग्रो का बिजनेस में एक बात जो अच्छी है वो ये है कि इनके कस्टमर एडिशन रेगुलरली बढ़ रहे हैं, और अगर आप जीरोडा को भी कंपेयर करें तो ग्रो तो उनसे भी अभी बढ़ा है। और ओवरऑल जो कैपिटल मार्केट में अभी पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है। मैं समझता हूँ कि देखिए 15 करोड़ डीमैट अकाउंट है, अगले 3 साल में ये 15 करोड़ कम से कम 25 करोड़ तो होंगे, और ये 25 करोड़ अगर बनते हैं तो इसका ज्यादातर शेयर ग्रो को मिलना चाहिए, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी है, लो कॉस्ट है, और ऑफलाइन ब्रोकर से तो ये काफी अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए 3 साल में तो ये भी कह रहे हैं कि वेल्थ मैनेजमेंट का भी इनको बिजनेस शुरू करना है। तो कहीं ना कहीं अगर मेरे ख्याल से 150 155 में कोई खरीदता है तो अगले 1.5-2 साल के लिए रिटर्न अच्छे आएंगे। मेरे ख्याल से ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस है और प्रमोटर्स भी एंटरप्राइजिंग है, तो 1.5-2 साल का नजरिया लेके इसमें एक छोटा निवेश जरूर बन सकता है। एक सा रिपोर्ट आई है गोल्डमैन सैक्स की जुबिलेंट फूड पर, जहां पर कि उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग दी, 650 के टारगेट दिए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि डोमिनोज कैन एक्सपैंड टू 1200 सिटीज़ इन लॉन्ग रन, और डोमिनोज की जो ग्रोथ है वो अब कम बैक हो सकती है इनके खुद के इनिशिएटिव्स की वजह से, जबकि इंडस्ट्री थोड़ी वीक है और इनोवेशन हैज़ नॉट लेड टू किचन कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये भी एक चीज़ है कि इनोवेशन उतने ज़्यादा इस इंडस्ट्री में नहीं हो पाए हैं, और टेक इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। सर ये बताएं कि जुबिलेंट फूड, ये काउंटर आपको कैसा लग रहा है सर? नहीं, जुबिलेंट फूड देखिए लॉन्ग टर्म के लिए जो क्यूएसआर मार्केट है वो डेफिनेटली ग्रो करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और जुबिलेंट ने तो अपनी पोजीशन बहुत स्ट्रांग कर दी है।
लेकिन नजरिया आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी बहुत सारी पिज्जा की कंपनीज इंडिया में आ चुकी है। क्यूएसआर अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो कंपनीज है, कंपटीशन भी बड़ा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि इनकी जो पोजीशनिंग है वो डेफिनेटली अपर एंड है। लेकिन नजरिया आपका अगर 1.5 साल का है तो ही यहाँ पे पैसा बनेगा। देखिए ऐसे शेयर में आप 3 महीना 6 महीने के बारे में सोच नहीं सकते, क्योंकि वैल्यूएशन फेयर टू एक्सपेंसिव है। यहाँ पे पैसा बनेगा अगर आपका नजरिया 12 से 18 महीने का है। हम्म, ठीक है सर। अगली सर जो शेयर है वो है यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में सर काफ़ी कुछ खबरें हैं इस समय। वेनेजुएला वाला भी मामला चल रहा है, रशिया वाला भी, पुतिन आ रहे हैं। वेनेजुएला जियोपॉलिटिकल टेंशन में फंसा हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की सप्लाई को लेकर भी अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। ऐसे में रिलायंस पर व्यू सर ऑलरेडी चल चुका है या अभी और चलने की उम्मीद है? देखिए मैं यही कहूंगा कि रिलायंस में अगर आपका नजरिया कम से कम 12-15 महीने का है तो यहाँ पे एसआईपी कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ट्रिगर्स है। मेरे ख्याल से रिटेल बिजनेस का डीमर्जर है, टेलीकॉम बिजनेस का डीमर्जर है, प्लस जो अभी बेवरेज यूनिट उन्होंने शुरू किया है, इसके बारे में अभी मुझे लगता है कि मार्केट ने पूरी तरह से उसको विजुअलाइज नहीं किया है। ऑयल एंड गैस का धंधा भी अच्छा चलेगा अगर क्रूड के प्राइसेस कम होते हैं तो। देखिए रिलायंस 1500 और 1550 के बीच में अगर आपको मिलता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन करंट लेवल पे भी अगर कोई एसआईपी करता है तो मेरे ख्याल से साल सवा साल में कम से कम 1700-1750 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। रिलायंस एक लार्ज कैप स्टॉक है तो धीरे चलता है, लेकिन अगर आपका नजरिया पोर्टफोलियो स्टॉक है तो इसमें जरूर एक छोटा निवेश बन सकता है। ठीक है सर। सर अदानी शेयरों में आपकी राय? अदानी शेयर्स में बार बार जैसे ही ट्रेड डील की बात आती है चलते हैं, फिर कहीं ना कहीं से एक नेगेटिव खबर भी आ जाती है। अभी पीछे आई थी कि अदानी ग्रीन्स और वहाँ पर टोटल अपना थोड़ा सा स्टेक कम करेगा इन शेयरों में। एक अच्छी खबर आती है, उल्टा साथ में खराब खबर आती है। कैसे प्ले करें सर? नहीं देखिए, अडानी ग्रुप के शेयर्स में आपको एक बात समझनी है कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड ग्रुप है और वोलेटिलिटी ज्यादा है। लेकिन अगर आपका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है तो ये ग्रुप ने शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा पैसा कमाया है, रिवॉर्ड्स अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल से ग्रोथ तो जारी रहेगा। देखिए इंडिया अगर 6.5-7% से भी ग्रो करती है तो ये सबसे बड़ी बात क्या है कि अडानी ग्रुप के सारे शेयर कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑपरेट करते हैं, जैसे पोर्ट हो गया, एयरपोर्ट हो गया, पावर हो गया। तो कहीं ना कहीं ये सेक्टर्स का ग्रोथ तो चलता रहेगा। तो आपका नजरिया अगर 1.5 साल का है तो इसमें निवेश करिए। रोज रोज की वोलेटिलिटी अगर आप देखोगे तो शायद आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन डेफिनेटली कंपनी का जो ग्रुप है प्लस जो सारी कंपनीज है वो काफी वेल कैपिटलाइज है। तो यहाँ पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू रखना ही ठीक रहेगा। ठीक है सर। सर मैं 2-3 मिनट और लूँगा, अंशुल जी बस हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अ, इसके साथ साथ सर एक दो शेयर्स पे मैं आपकी राय और लेना चाहता हूँ। एम एंड एम फाइनेंस सर लगातार अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है ये शेयर और चलता ही चला जा रहा है वन साइडेडली। सर इसमें आपकी राय? नहीं देखिए, एमएनएम ग्रुप की ये कंपनी है और मुझे लगता है कि बहुत समय के बाद अभी एसेट क्वालिटी ठीक ठाक हो रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर में ये सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, क्योंकि ये ट्रैक्टर्स को फाइनेंस करते हैं, टू व्हीलर्स को फाइनेंस करते हैं। और ट्रैक्टर सेल्स इस बार रिकॉर्ड हाई पे पहुंची है। तो देखिए अगर रिकॉर्ड हाई पे पहुंची है तो उसका फायदा तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस को जरूर मिलेगा। कस्टमर बेस भी इनका काफी स्ट्रांग है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जिनके पास है वो निवेशित रहिए। मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा करेक्ट होता है, मान के चलिए 360 365, तो डेफिनेटली खरीदने के मौके समझने चाहिए। चलिए, हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन साहब भी जुड़ चुके हैं। अंशुल जी गुड मॉर्निंग। सर नमस्कार। नमस्कार अविनाश जी को भी। अंशुल जी आज भाई आप गुजरात में हैं अभी? हाँ सर, अहमदाबाद में हूँ। अहमदाबाद में, ठीक है, बहुत बढ़िया। हो गए दर्शन? बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया अंशुल जी। अ, ठीक है अंशुल भाई, मैं आपके पास आता हूँ। अविनाश सर से लास्ट सवाल ले लेता हूँ। सर आपकी रडार पर कौन से शेयर हैं इस समय? ठीक है, लगता है अविनाश सर से संपर्क हट गया है। चलिए अंशुल भाई के पास ही आते हैं। अंशुल भाई निफ्टी में देखिए ऑल टाइम हाईज अब लगते ही जा रहे हैं। ये कहाँ जाके रुकेगा निफ्टी और कब चलेंगे बाकी शेयर? ये बड़ी विचित्र समस्या है सर। नहीं चल रहा है तो कब चलेगा, अब चल रहा है तो कब रुकेगा।
मतलब लिव इन द मोमेंट, अभी जो चल रहा है उसको एंजॉय कीजिए। कल क्या होगा किसको पता, कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे सर, किसको पता। एंजॉय करने के लिए कुछ होना तो चाहिए। स्क्रीन पे बिल्कुल शांत पड़ी है स्क्रीन, केवल निफ्टी इंडेक्स और वो सेंसेक्स और आप देखो मैं बैंक निफ्टी चल रहे हैं। आप देखो मैं कब से बोल रहा हूँ कि इंडिविजुअल स्टॉक पिक्स की जगह आप एक्सिस बैंक ले लो या आईटी बीज ले लो, बैंक बीज ले लो, निफ्टी बीज ही ले लो, कुछ नहीं तो पीएसयू बैंक बीज ही ले लो। इंडिविजुअल स्टॉक का मार्केट मतलब प्ले ये है नहीं। अगर आप मिड कैप सीएनएक्स मिड कैप का वीकली चार्ट करके लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि इस समय इंडिविजुअल पिक्स उठाना सबसे खतरनाक क्यों होगा। वीकली पे कपनेट पैटर्न बना है, बिल्कुल नेकलाइन के पास खड़े हैं, यहाँ पे फेलियर हुआ तो मिड कैप स्मॉल कैप की लंबी सुटाई चालू हो जाएगी। कम से कम 30% तो वीक स्टॉक्स ऐसे ही सरक जाएंगे, बल्कि और मारते मारते उनको 50% अगर नीचे ले जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ से ब्रेकआउट आ गया तो अगले एक सवा साल मिड कैप स्मॉल कैप के अलावा आप कुछ भी ट्रेड कर लो, आप पछताओगे, क्योंकि वहीं पे लंबा पैसा बनेगा। तो जब लड़ाई बिल्कुल आमने सामने आर पार की चल रही हो ना, उस समय अपनी छोटी सी कैपिटल लेके कोने में बैठे रहना ज्यादा अच्छा होता है कि पहले एक पक्ष जीत ले तो पता चलेगा काम करना है कि नहीं करना है। अगर बियर जीता, ब्रेकआउट फेल हुआ या यहाँ से रिवर्सल बना तो अगले 6 महीने छुट्टी मनाओ मिड कैप स्मॉल कैप से, लार्ज कैप और ये ईटीएफ ट्रेड करना है। अगर मिड कैप स्मॉल कैप बुल्स जीत गए, अगले एक साल तगड़ा पैसा बनेगा। तो मेक और ब्रेक लेवल पे आके ना आपको अपना हाथ रोक लेना चाहिए। मैं लगभग वही करे बैठा हूँ, छोटे छोटे इधर उधर 22 साल दे रहा हूँ, बट कोई बड़े ट्रेड्स या बड़ी कमिटमेंट नहीं है। यहां से क्लियर कट एक विनर आ जाए कि मिड कैप आउट परफॉर्म करना है कि नहीं करना है, वो एक दो हफ्ते 3 हफ्ते में पता चल जाएगा। जब क्लियर हो जाएगा तब करेंगे। अब एक दूसरी चीज, अब तक तो आपके दर्शक सीख ही गए होंगे कि जब फ्रेश ऑल टाइम हाई में हम खुलते हैं और ओपन हाई होता है, उस दिन जब तक हाई के ऊपर ना टिके बाई नहीं करना है। तो आज पहले 15 मिनट में ओपन आई था, आई होप किसी ने कुछ भी बाई नहीं किया होगा इंडेक्स में, और ये पुल बैक में कोई भी फंसा नहीं होगा। सेम इज विद बैंक निफ्टी, ओपन आई के साथ खुला, उसके बाद से साइडवेज है। प्रोबेबली एक बार करेक्शन 59,800 तक आ सकता है, बट 60,000 के जो अपने टारगेट थे वो टेस्ट हो चुके बैंक निफ्टी पे, 26,300 के निफ्टी पे। अब यहां से वेट एंड वॉच का अप्रोच है। नई ट्रेड जब बनेगी, अगर इंटरडे की बात कर रहे हैं तो डे हाई के ऊपर बनेगी, अगर पोजिशनल भी बात कर रहे हैं तो आज का हाई क्रॉस होना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही बनता है हम जरूर इस पे नई ट्रेड देंगे, बट अभी अगर आपका सवाल एकदम इमीडिएट का है तो अभी तो मैं शांति से बैठा हूँ फ्रेश ट्रेड देखने के लिए। ठीक है, तो शांति से बैठे हैं अंशुल भाई फ्रेश ट्रेड लेने के लिए। और आजकल बड़ी भारत भ्रमण यात्रा पर चल रहे हैं अंशुल जी, और सोमनाथ के मंदिर में कल इन्होंने दर्शन किए। अंशुल भाई, अंदर जाने देते हैं वो दर्शन के लिए? अंशुल भाई, आपको मेरी आवाज़ मिली क्या? क्या सर? मैं कह रहा हूँ सोमनाथ के मंदिर में वो हाँ हाँ, थोड़ी अंदर सी कट दर्शन गई करने थी, देते ये हैं? होटल का वाईफाई सही नहीं चल रहा। अच्छा, कोई बात नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि सोमनाथ के मंदिर में अंदर नहीं, दर्शन करने अंदर देते दो हैं? मंदिर है ना सर, एक एक पुराना मंदिर है। हाँ। एक पुराना मंदिर है अहिल्याबाई का, उसमें आप या सब चीज कर सकते हैं। और जो नया मंदिर बना है मतलब लेटेस्ट वाला, उसमें अंदर गर्भगृह में नहीं जाने देते हैं।